नमस्कार, वंदे मातरम। सैनिक पाठशाला के ऑथेंटिक और डॉक्यूमेंट बेस्ड जानकारियों में आप सबका स्वागत है। दोस्तों आज के वीडियो में 4 महत्वपूर्ण जानकारियों को लेकर आया हूं। एक बड़ी खबर है, खुशखबरी है। माननीय कोर्ट से ओआरओपी के संदर्भ में प्रीमेच्योर रिटायरीज के फेवर में एक बड़ा फैसला आया है। आगे माननीय कोर्ट का फैसले का कॉपी भी आपको दिखाऊंगा। जी हां, और साथ ही साथ लोकसभा में सरकार ने यह जवाब दिया है कि बजट में जो अभी टैक्स स्लैब का जो चेंज किया गया उससे किनको कितने रुपए तक की बचत होगी। जी हां दोस्तों, ये आंकड़े भी आगे लोकसभा के जवाब के बेस पर आपको दूंगा। और साथ ही साथ दोस्तों बहुत सारे पेंशनर्स एम्प्लॉइज ये सोच रहे हैं कि अब की बजट में 8वें पे कमीशन के लिए कोई भी पैसे धार्य नहीं किए गए हैं, तो क्या अब 8वें पे कमीशन में देरी होने वाली है? अब क्या 8वां पे कमीशन का एरियर बनेगा? कैसे बनेगा, इसके बारे में भी आगे जानेंगे दोस्तों। और साथ ही साथ 18 महीने का डीएडीआर को लेकर के सरकार ने एक बार फिर से संसद में जवाब दिया है। क्या जवाब दिया है उसके बारे में भी आज के इस वीडियो में जानेंगे दोस्तों। तो चलिए इन्हीं विषयों को लेके आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह मेरा आप सबसे आग्रह है, अगर सैनिक पाठशाला चैनल का वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए, आपसे हम सभी से जुड़े हुए भरोसेमंद ऑथेंटिक जानकारियों को पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली जानकारी, खुशखबरी। ओआरओपी में बड़े बदलाव के लिए माननीय कोर्ट ने दिया आदेश। कोर्ट ने सरकार को कहा आपने ओआरओपी में भेदभाव किया। जी हां दोस्तों, माननीय कोर्ट ने 2 टूक सरकार को कहा। ये एएफटी प्रिंसिपल बेंच न्यू दिल्ली का आदेश है 31 जनवरी 2025 का। आगे मैं आपको ऑर्डर का कॉपी भी दिखाऊंगा और हिंदी में समझाऊंगा दोस्तों कि आखिर माननीय कोर्ट ने जो अपना फाइनल जजमेंट का पैराग्राफ है उसमें क्या कहा है। माननीय कोर्ट ने सख्त रवैया अपनाते हुए, तल्ख टिप्पणी करते हुए सरकार को यह कहा कि ओआरओपी में इतनी बड़ी विसंगति आपने डाल करके संविधान के अनुच्छेद नंबर 14 और 16 का उल्लंघन किया है। जी हां, माननीय कोर्ट का ये जो ऑर्डर है वो आगे मैं आपको दिखाऊंगा। चलिए ऑर्डर का कॉपी देखते हैं दोस्तों। माननीय एएफटी प्रिंसिपल बेंच न्यू दिल्ली का ये आप ऑर्डर का कॉपी देख पा रहे हैं, जो कि 31 जनवरी 2025 का ऑर्डर है। और इस ऑर्डर में माननीय कोर्ट ने 1 रैंक 1 पेंशन की एक बड़ी विसंगति को खत्म करते हुए बहुत सारे पेंशनर्स को न्याय देने का काम किया है। जी हां दोस्तों, माननीय कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 का हवाला देते हुए यह कहा है कि आपने 1 रैंक 1 पेंशन में यह बहुत बड़ा अन्याय किया है, आप ऐसा नहीं कर सकते, जो सरकार को कहा है। जी हां, बहुत सारी याचिकाओं में सुनवाई करते हुए इकट्ठा इसका न्याय माननीय कोर्ट ने दिया है। लंबा चौड़ा आदेश है, आगे मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से माननीय कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए फाइनल जजमेंट दिया कि आपको 1 रैंक 1 पेंशन प्रीमेच्योर रिटायरीज को भी देना पड़ेगा। तो चलिए देखिए, आप कितने सारे केस थे जिसमें जेसीओज भी हैं, अधिकारी भी हैं, जवान भी हैं, सभी के केसेस में माननीय कोर्ट ने इकट्ठा जो है जजमेंट दिया है बहुत सारे पेंशनर्स के केस में। तो आगे मैं दिखाता हूं आपको। सबसे नीचे माननीय कोर्ट ने अपने फाइनल जजमेंट में जो लाइनें बोली हैं, जो बातें बोली हैं, वो बेहद महत्वपूर्ण है। आपको दिखाता हूं, ये देखिए, ये माननीय कोर्ट का फाइनल जजमेंट का जो है पैराग्राफ है। ये वाला पैराग्राफ यहां से हम शुरू करते हैं दोस्तों, मैं आपको हिंदी में समझाऊंगा। ये देखिए 84 नंबर पैराग्राफ, इसमें माननीय कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए अपना जजमेंट दिया है। तो चलिए हिंदी में समझते हैं कि माननीय कोर्ट ने इसमें कहा क्या है। 84 नंबर पैराग्राफ में माननीय कोर्ट का कहना है, तर्क के लिए यह भी ध्यान में रखा जाए कि उपरोक्त श्रेणियों में कुछ अंतर था, लेकिन पीएमआर का विकल्प चुनने वाले पेंशनर एक समरूप वर्ग बनाते हैं। और एक बार यह पाया जाता है कि सेना, नौसेना और वायुसेना में प्रत्येक व्यक्ति जो पीएमआर चाहता है वह ओआरओपी का लाभ देने के मामले में एक समरूप श्रेणी बनाता है। ऐसे पेंशनरों के लिए कोई नीति नहीं बनाई जा सकती है जो पीएमआर मांगने की उनकी तिथि और समय के आधार पर इस समरूप वर्ग में विभेद पैदा करती हो। हमारे सामने चुनौती दी गई नीति वास्तव में पीएमआर पेंशनरों को 3 श्रेणियों में विभाजित करती है, अर्थात 1 जुलाई 2014 से पहले के पेंशनर, उसके बाद वे पेंशनर जिन्हें 1 जुलाई 2014 से और 6 नवंबर 2015 के बीच पीएमआर लिया है, और पेंशनर जिन्होंने 7 नवंबर 2015 को या उसके बाद पीएमआर लिया है।
केवल ऊपर बताई गई नीतियों के आधार पर बिना किसी उचित कारण या वजह के और बिना किसी कारण के पीएमआर पेंशनरों की एक ही श्रेणी में भेदभाव करना अन्याय है। आगे कहा गया है दोस्तों, ये पूरा यहाँ पर कहा गया। उसके बाद आगे माननीय कोर्ट ने क्या कहा है, अगले पेज में आप देखिए, यहाँ पर कहा गया है यह किस उद्देश्य से किया गया था इसके बारे में कोई संबंध स्थापित नहीं होता। हमें यह मानने में कोई हिचकिचाहट नहीं है कि यह संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 के तहत पीएमआर पेंशनरों को उपलब्ध अधिकारों का उल्लंघन है। देखिए, सख्त टिप्पणी है। साथ ही कट ऑफ डेट तय करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित कानून के सिद्धांतों के भी विपरीत है और डीएस नकारा सुप्रा के फैसले और उसके बाद लगातार निर्धारित कानून के अनुसार एक समरूप वर्ग में भेदभाव पैदा करना है। और इसलिए हम मानते हैं कि 7 नवंबर 2015 के नीति पत्र में निहित प्रावधान प्रकृति में संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है। देखिए दोस्तों, सख्त टिप्पणी है माननीय कोर्ट का। आगे माननीय कोर्ट ने क्या कहा है, देखिए, इसलिए कानून की दृष्टि से अस्थिर है। आदेश का पैराग्राफ नंबर 4 भेदभावपूर्ण है और इसे लागू नहीं किया जा सकता है और हम इसे रद्द करते हैं और निर्देश देते हैं कि पीएमआर कर्मियों को ओआरओपी का लाभ देने के मामले में उनके साथ समान व्यवहार किया जाए और ओआरओपी की योजना का लाभ उन्हें बिना किसी भेदभाव के दिया जाए। देखिए, माननीय कोर्ट ने सख्त लहजे में कहा है। देखिए, पूरा माननीय कोर्ट ने जजमेंट दिया है और ये 31 जनवरी 2025 का जजमेंट है, जिसमें जस्टिस राजेंद्र मेनन चेयरपर्सन है और रियर एडमिरल धीरेन विज जो है वो मेंबर ए हैं। तो देखिए दोस्तों, माननीय कोर्ट का एफटी प्रिंसिपल बेंच न्यू दिल्ली का ये एक बेहद ही ऐतिहासिक और सख्त फैसला है पेंशनर्स के फेवर में। माननीय एफटी प्रिंसिपल बेंच न्यू दिल्ली ने एक सख्त आदेश दिया है वन रैंक वन पेंशन की विसंगति को लेके। ऐसे बहुत सारी विसंगतियां हैं, चाहे एमएससीपी 2006 से पुराने पेंशनर्स को ग्रांट करने का मुद्दा हो, चाहे एक्स ग्रुप का मुद्दा हो, चाहे जेसीओस का पेंशन में डिक्रीज का मुद्दा हो, चाहे ऑनरेरी लेफ्टिनेंट कैप्टन का मुद्दा हो। चलिए आगे बढ़ते हैं अगली जानकारी की ओर। सरकार ने लोकसभा में रखे आंकड़े, टैक्स में छूट देने से किसको कितना फायदा होगा। 30,000 से लेकर के 1,10,000 तक के बीच में फायदा होगा और उनकी बचत होगी। जी हाँ दोस्तों, अभी जो टैक्स के स्लैब में जो परिवर्तन किया गया है, जो 12 लाख रुपए तक का टैक्स छूट दिया गया, माफ किया गया है, तो इसमें आपको क्या फायदा होगा, आपका पेंशन में या आपका पेमेंट में कितने की जो है बचत हो जाएगी, वो एक आंकड़ा लोकसभा में भारत सरकार ने रखा है कल, यानी कि 3 फरवरी को। चलिए उस आंकड़े को देखते हैं। दोस्तों, लोकसभा में 3 फरवरी 2025 को यह सवाल किया गया कि जो टैक्स में एग्जम्पशन दिया गया है उससे बेनिफिट क्या होगा या सरकार को जो रेवेन्यू मिलता है उसका आंकड़ा क्या है। तो इस सवाल का जवाब देते हुए फाइनेंस मिनिस्टर का डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू ने यह जवाब लोकसभा में रखा है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूं दोस्तों कि किस तरीके से सरकार की तरफ से जवाब दिया गया है। वहां यहाँ पर बहुत सारी चीजों का जिक्र किया गया है, किस तरीके से कितना पैसा जो है रेवेन्यू के तौर पर टैक्स से आता था, ये सारी जानकारी यहाँ दी गई है। और फाइनली जो जवाब दिया गया है कि अभी जो टैक्स में स्लैब चेंज कर दिए गए हैं, 12 लाख रुपए तक जो टैक्स नहीं लगेगा, उसका जवाब यहाँ पर दिया गया है, ये आप देख पा रहे हैं। जहां पर मंत्रालय का कहना है कि अगर 8 लाख तक किसी का इनकम था तो पहले जो उनको टैक्स देना पड़ता था, अब उनको टोटल जो बेनिफिट होगा वो 30,000 रुपए का होगा। उसी हिसाब से 9 लाख रुपए तक के इनकम वालों का 40,000 रुपए का फायदा होगा। उसी हिसाब से आगे देखिए, 10 लाख इनकम हो तो 50,000 का फायदा, 11 लाख इनकम हो सालाना तो 65,000 का फायदा, 12 लाख का इनकम हो तो 80,000 का फायदा, 16 लाख इनकम हो तो 50,000 का फायदा। इसी तरीके से दोस्तों आगे बढ़ता जाता है फायदा और कुल मिलाकर के मैक्सिमम 1,10,000 रुपए तक का फायदा जो है मिल पाएगा जितने भी एम्प्लॉइज हैं या पेंशनर हैं उनको। खास करके जो डिफेंस पेंशनर जो सिपाही से लेकर हवलदार या नायब सूबेदार या सूबेदार तक के हैं वो इस दायरे में नहीं आएंगे, लेकिन जो उससे ज्यादा पेंशन लेने वाले जैसे कुछ ऑनरेरी लेफ्टिनेंट, ऑनरेरी कैप्टन हो गए, या तो फिर सूबेदार मेजर तक के भी जिनका पेंशन थोड़ा सा हाई है, या तो जो अधिकारी हैं, उनको इस फैसले से ये जो आंकड़े निकल के आए हैं इससे फायदा होता दिख रहा है दोस्तों। यानी कि जो टैक्स में एग्जम्पशन दिया गया है उनको कुछ फायदा होगा, या जो एम्प्लॉइज हैं जिनका लगभग 1-1.5 लाख के आसपास जिनका पेमेंट है या पेंशन जिनका बन जाता है उनको फायदा होगा। नीचे लेवल के पेंशनर्स के लिए इस आंकड़ों का कोई फायदा नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगली जानकारी की ओर। बजट से 8 सीपीसी में पैसा क्यों गायब है, यानी कि अब की बार जो बजट पेश किया गया
उसमें 8वां पे कमीशन का पैसा क्यों धार्य नहीं किया गया, ये कुछ पेंशनर्स और एम्प्लॉइज का सवाल है। क्या 8 CPC अब देरी करेगी भारत सरकार? आगे कब तक मिल पाएगा 8 CPC? कितना मिलेगा एरियर? जी हाँ दोस्तों, 8वां पे कमीशन का जैसे ही सरकार ने घोषणा कर दिया, बहुत सारे लोग इस आस के साथ बैठे थे कि अब की बजट में ही उसके लिए पैसे धार्य किए जाएंगे। आपको बता दूं दोस्तों, अभी तो सरकार ने केवल घोषणा की है, कमेटी बननी है, कमेटी ने काम करना है, कमेटी का रिकमेंडेशन सबमिट होना है, उसके बाद सरकार ने उस रिकमेंडेशन को एक्सेप्ट करना है, उसके बाद ही पैसों की बात आएगी। तो ऐसे में अब के बजट में यानी कि 2025-26 के बजट में उस पैसे का धार्य किया जाना बिल्कुल नामुमकिन था। अगर सरकार चाहे तो बजट के अलावा भी बीच में भी कैबिनेट से पास करा करके पैसे धार्य कर सकती है, उसके लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन दोस्तों आपको बता दूं, अब जब कमेटी बैठेगी तो कमेटी को कम से कम 1 साल का समय लगेगा अपना रिकमेंडेशन पेश करने में। हालांकि पिछले कमेटियों ने जितना समय लिया था उससे कम समय अब की बार लगना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी चीजें डिजिटलाइज हो चुकी है, चीजें बहुत फास्ट हो चुकी हैं। इस वजह से डाटा कलेक्शन में, डाटा को कंपाइल करने में कम समय पे कमीशन को लगेगा। इस वजह से 1 साल के अंदर अंदर कमेटी का काम खत्म हो जाना चाहिए और खूब संभव अगला बजट में यानी कि 2026-27 के बजट में पे कमीशन का पैसा धार्य किया जाना संभव लग रहा है। और अगर आप इन चीजों को, आंकड़ों को देखें तो बमुश्किल 2026 के मिड तक यानी कि बीच तक हमारा पे कमीशन का रिवीजन का काम कंप्लीट होने के चांसेस हैं। अगर जल्दी जल्दी काम होता है तब की बात बोल रहा हूं। तो ऐसे में अगर मान लीजिए 2026 के जून, जुलाई, अगस्त तक अगर हमें हमारा 8वां पे कमीशन मिलता है तो लगभग 6, 7, 8 महीने का हमें एरियर मिल पाएगा, जो कि जनवरी 2026 से लेके आगे उसका इंप्लीमेंटेशन के डेट के बीच का एरियर होगा दोस्तों। तो इसलिए अब की बार 8वें पे कमीशन का बजट में पैसे धार्य ना करना कोई बड़ी बात नहीं है। पहले कमेटी बनना है, कमेटी ने काम करना है, उसके आगे बजट की बात आएगी दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं अगली जानकारी की ओर। 18 महीने का डीए एरियर का मुद्दा फिर से गूंजा संसद में, आया वित्त मंत्रालय का लिखित जवाब। जी हां दोस्तों, 18 महीने का डीएडीआर जो कोविड के समय में फ्रीज किया गया था, उसका मुद्दा अभी तक शांत नहीं हो रहा है। अगर लोकसभा में 18 महीने के डीएडीआर को लेकर के सवाल अभी भी पूछा जा रहा है तो यह मुद्दा कहीं ना कहीं आज भी इंपॉर्टेंस रखता है। बहुत सारे पेंशनर्स, बहुत सारे व्यूअर्स का यह कहना है कि 18 महीने का डीएडीआर को मुद्दे को आप वीडियो में क्यों बताते रहते हो। लेकिन दोस्तों लोकसभा में अगर इस मुद्दे को लेकर के सवाल जवाब हो रहा है तो यह मुद्दा आज भी इंपॉर्टेंस रखता है, इस बात को आप समझ के रखिए। और आने वाले समय में हो सकता है किसी ऐसे परिस्थिति में सरकार के ऊपर 18 महीने का डीएडीआर को रिलीज करने का दबाव भी बन पाए। लेकिन अब की बार 3 फरवरी 2025 यानी कि कल 18 महीने के डीएडीआर को लेकर के जो सवाल जवाब हुआ था वो ब्यौरा ये सामने आप देख पा रहे हैं, जिसमें आप देख पा रहे हैं लोकसभा में कल श्री आनंद भदौरिया जी ने यह सवाल पूछा था फाइनेंस मिनिस्टर से कि कोविड के दौरान जो 18 महीने का डीएडीआर रोका गया था, क्या सरकार उसको देने के मूड में है, क्या सरकार आगे उसको रिलीज करेगी। इस सवाल का जवाब वित्त मंत्रालय की तरफ से दिया गया और वित्त मंत्रालय की तरफ से वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी जी ने यह जवाब दिया है, आप देख पा रहे हैं, जिसमें पंकज चौधरी जी ने पूरा डिटेल्स दिया है कि किस तरीके से जनवरी 2020 से जुलाई 2021 तक का जो है डीएडीआर की बढ़ोतरी रोकी गई थी और उसको जो है बाद में भुगतान नहीं किया गया था। और साथ ही साथ अब की बार भी मंत्री महोदय ने यह कहा है कि इसका भुगतान होना संभव नहीं है। हालांकि सरकार बार बार मना कर रही है, लेकिन फिर भी इस मुद्दे को बिल्कुल खत्म हुआ मुद्दा नहीं मान सकते हम, क्योंकि समय समय पर इसकी मांग लोकसभा में भी, संसद में भी हो रही है दोस्तों, और आगे आने वाला समय में भी इसकी मांग होती रहेगी। तो कहीं ना कहीं 18 महीने का डीएडीआर का मुद्दा तभी खत्म होगा जब सरकार कोई गैजेट या कोई ऐसा नोटिफिकेशन पब्लिश कर दे कि अब इसके बारे में कोई सवाल जवाब ना हो, या तो फिर सरकार इसका भुगतान कर दे, तभी जाकर के ये मुद्दा खत्म होने वाला है। नहीं तो ये मुद्दा बीच बीच पर इस तरीके से संसद में भी उठता रहेगा दोस्तों। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इन्हीं जानकारियों के साथ आया था। आगे और कोई जानकारीदायक आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेकर मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।